नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। और सबसे पहले आज बात करते हैं दिल्ली के दंगल की। तो दिल्ली में आज वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी है और उसके बाद ईवीएम है उसमें जो वोटों की गिनती है उसकी गिनती की जाएगी। 27 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। पैनी नजर रखी जा रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो आज का दंगल दिल्ली में, आज सरकार किसकी होगी, किसकी हार होगी, इसका आज फैसला हो जाएगा। और सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। और सबसे पहले बात हम कर लें तो पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। उसके बाद जो दिव्यांग हैं, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको सुविधा घर के लिए दी गई थी कि वो अपने घर से मतदान कर सकते हैं और उसके बाद उनके वोटों की गिनती की जाएगी। और लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ये साफ हो जाएगा कि आज दिल्ली पे कौन राज करेगा। तो सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और हर धुरंधर, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आप आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से विकास की बात करती नजर आई है और साफ तौर पे कह रही थी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि आप किसी भी पार्टी के हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, लेकिन इस बार हमको फिर से वोट दीजिए, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते और सुने नजर आए थे। रचना हमारी संवाददाता बनी हुई है दिल्ली से। रचना, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी है। सबसे पहले हम तैयारियों की बात कर लेते हैं। इस वक्त क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ रखी गई है, वो तमाम जानकारी। बिल्कुल, जिस तरीके से 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उससे पहले जो तमाम तैयारियां हैं वोटिंग काउंटिंग सेंटर्स पर वो की गई हैं और सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई चीज़ ऐसी ना हो पाए कि सवाल उठाने के लिए लोगों को मौका मिले। और जिस तरीके से 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, तमाम पार्टियों ने जो प्रचार किया था, तो अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि दिल्ली के दंगल में मंगल किसका होता है और किस तरीके के नतीजे आते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो जो बता रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अब जब मतगणना शुरू होगी और जो रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली के दंगल में मंगल किसका होता है, कौन राज करेगा। बिल्कुल रचना, मंगल से याद आया हमें। बिल्कुल, अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं जो पोलिंग एजेंट्स हैं। बिल्कुल, अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप के पास भी चलते हैं। रचना, अनूप, जाहिर सी बात है आज दिल्ली के दंगल में मंगल किसका होगा। यदि मंगलवार की बात करते हैं तो मंगलवार का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी मंगलवार पड़ा था और अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते भी दिखाई दिए हैं। तो क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव की घोषणा की थी तो शनिवार का दिन उन्होंने वोटिंग के लिए रखा था और उसके बाद मंगलवार का दिन जो है वो परिणाम के लिए रखा था। उस दिन हमने मनोज तिवारी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि शनि और मंगल दोनों बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन देखना होगा कि वाकई आज का जो दिन है वो मंगलवार किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। सबसे आश्चर्य की बात है कि एग्जिट पोल के जितने भी परिणाम सामने आए हैं उसके बाद ये तो तय लग रहा है फिलहाल कि आम आदमी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में फिर से काबिज हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के आत्मविश्वास है, लगातार बीजेपी नेताओं से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि बीजेपी आसानी से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और 40 सीटों से ज़्यादा। हालांकि मनोज तिवारी तो ये दावा कर रहे हैं कि 48 सीटें बीजेपी की आने जा रही है। तो ये अपने आप में आश्चर्य है कि आखिर इतना आत्मविश्वास और उनका असेसमेंट किस आधार पर है कि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि वो सरकार बनाएगी। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिस तरह से वोटिंग हुई है, तो
लगातार ये बातें साफ है कि रिजल्ट से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां दावे करती है, कांग्रेस भी अपने तरीके से दावा कर रही है कि वो चुनाव जीतने वाली है। हाँ बिल्कुल अनूप जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल को लेकर बिल्कुल अरविंद बीजेपी की सरकार कितनी सीटें विजय जी कितनी सीटें? अनुमान क्या लग रहा है सर, कितनी सीटें सर? कितनी सीटें सर कोई अनुमान सीटें? हम बहुमत से सरकार बनाएंगे सर। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि झाड़ू साफ कर देगा भाजपा को। मिठाई की दुकान पर गोयल खड़े हुए थे और साफ तौर पर बोले थे कि जीत तो हमारी ही होगी। अनूप हमारे साथ बने हुए हैं, रचना हमारे साथ बनी हुई है। रचना, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और आम आदमी जो पार्टी है वो बेहद खुश नजर आई है, लेकिन इसी बीच सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं, जिस तरीके से बाद में बताया गया। और साफ तौर पर कह सकते हैं, साफ तौर पर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं कि क्यों इसके बाद में जो परसेंटेज है उसको खोला गया। और कहीं ना कहीं अब ये भी कह दिया गया है कि जिस तरीके से साफ तौर पर कि आंकड़े पहले क्यों नहीं दिखाए चुनाव आयोग ने, यहां सवाल भी खड़े हो गए। और बीजेपी भी ये कह रही है कि नहीं, अभी से ही आप इस बात का मन बना रहे हैं, तो अपने आप पहले से ही दुविधाओं में आ गए हैं चीजें। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जब भी मतगणना होती है, रिजल्ट्स आते हैं, तो जो हार रहा होता है वो ईवीएम पर सवाल जरूर उठाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल आए और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि जो चुनाव आयोग है उसने आंकड़े पेश करने में आखिर देरी क्यों की है, क्यों उन्होंने देर से जो कितना परसेंट में वोट हुआ है वो देरी की। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना था कि आम आदमी पार्टी तो एग्जिट पोल में जीतती नजर आ रही है, लेकिन वो फिर भी डरी हुई है क्योंकि एग्जिट जो नतीजे हैं वो कुछ और ही आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी अनूप जी ने भी बताया कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में नतीजे जरूर जो एग्जिट पोल जो आए वो जरूर बीजेपी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट उन लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है वो कुछ और ही तस्वीर बयान कर रहा है। और जो सवाल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की तरफ से चुनाव आयोग पर लगातार उठाए गए कि जो आंकड़े थे वो पेश करने में आखिरकार देरी क्यों की गई, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि चुनाव आयोग पर अभी से ये सवाल उठाने लगे हैं क्योंकि ये लोग अभी डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलने वाला है। तो अब बात मंगल की है, क्योंकि क्या होता है इस दंगल में, कौन जीता है, ये तो जब मतगणना शुरू होगी हालांकि उसके बाद ही पता चल आयोग के अध्यक्ष साहब कह चुके थे कि हमें वक्त लगता है आंकड़े वापस लाने में, क्योंकि जिस तरीके से सेकंड हाफ में जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा था। तो एक तरफ तो उन्होंने अपनी बात सामने रख दी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पसुपेश की स्थिति में आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस से भी सवाल खड़े कर दिए। तो क्या लगता है चीजें इतनी स्मूथ दिखाई देंगी आगे? बात की जा रही है और कई सवाल चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये सवाल सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आखिरी घंटों पर दिल्ली में वोटिंग हुए हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर सकते में है कि कहीं आखिरी घंटों पे कहीं बीजेपी को ज़्यादा वोटिंग ना हो गया हो, क्योंकि लगातार जहां तक इलेक्शन कमीशन से बात की गई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक पूरी प्रक्रिया होती है वोटिंग परसेंटेज बताने की। ये पहली मर्तबा नहीं है जब एक दिन बाद फुल प्रूफ तरीके से वोटिंग परसेंटेज, जो फाइनल वोटिंग परसेंटेज है वो बताया गया है। पहले जो है शुरुआत के दिनों में उसी दिन केवल एक एस्टिमेट बताया जाता है कि इतने प्रतिशत मत हुए हैं और आखिरी गणना जो है वो एक दिन बाद ही बताया जाता है। शायद लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। खैर, इन सब के बीच इतना तय है कि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने ट्वीट करके ये बताया कि बीजेपी को आसानी से जीत मिलेगी, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया उसके अगर आखिरी सेंटेंस को अगर आप ध्यान दें तो उसमें उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी ईवीएम पे दोष देने की कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं ये जो ईवीएम की बात थी वो मनोज तिवारी के ट्वीट से उठा और उसके बाद संजय सिंह ने इस बात को लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी अगर आज चुनाव जीतती है तो ईवीएम सभी सही होंगे, उस पर फिर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ जैसे ही अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान दिखता है या आम आदमी पार्टी की हार होती है तो जाहिर सी बात है कि एक एजेंडा तो आम आदमी पार्टी को जरूर मनोज तिवारी ने थमा दिया है
कि ईवीएम को लेकर दोष ना मढ़े। देखो अनु, ये पहली मर्तबा तो है नहीं कि ईवीएम पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इससे पहले भी इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, हमेशा से ही ईवीएम को कटघरे में लाके खड़ा किया गया है। हालांकि जो भी साफ तौर पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम पे आप कतई सवाल खड़े ना करें, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे ही होंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से साफ तौर पर विकास के मुद्दे को लेकर बढ़ी है कि हमने जो विकास कराया 5 साल में, जिस तरीके से हमने काम कराया, चाहे हमने बिजली मुफ्त दी हो, पानी मुफ्त दी हो, आगे आप हमें चुनिए। लेकिन यहीं दूसरी तरफ हम यह देखते हैं बीजेपी भी बहुत सक्रिय नजर आई है, तमाम जो दिग्गज हैं वह मैदान में उतरे, प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस थोड़ी सी यहां पर ढीली दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि हम कुछ सीटों की बात करें, रोहिणी की बात करें, रिठाला की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी कांग्रेस पहले भी कभी आगे नहीं आ पाई, और जो प्रत्याशी चुने गए हैं उन्हीं को अपने दम पर आगे आना होगा। तो कांग्रेस तो इस दौड़ में कम से कम 30 नंबर पर दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी वो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर राज की है, और आज जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस वजूद की लड़ाई लड़ रही है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और हमने देखा कि जब कांग्रेस अपना प्रचार उन्होंने शुरू किया तो उसमें भी शीला दीक्षित की तस्वीर सामने थी। ये अपने आप में आश्चर्य है कि क्या इतनी कांग्रेस में नेताओं की कमी है, या वाकई वजूद की लड़ाई से जूझ रही है कि वहां उनके पास दिल्ली में एक नेता भी नहीं है जिनके नाम से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जहां तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का हमेशा से अपर हैंड रहा इस चुनाव में, और शुरुआत में ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी बहुत ही आसान तरीके से इस चुनाव को जीत जाएगी, 60 से ज्यादा तक सीटें उनकी आ पाएगी। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल अनूप, वाकई में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से पोलिंग जो साफ तौर पर बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की जो बढ़त बनी हुई दिखाई दे रही है, अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा बेहद आज कि वाकई में मंगलवार का दिन सही साबित होता है, अच्छा साबित होता है, मंगल साबित होता है इन पार्टियों के लिए या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वापस आपसे जुड़ेंगे हम फिर वापस। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए वापस जुड़ते हैं, हम प्रदेश की खबरों से बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। यहां कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक आज है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में आज बैठक होनी है। तो लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक पर आज मुहर संभव है, आज बैठक होनी है। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। पीएम मोदी के 16 फरवरी को वाराणसी दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज हुई हैं। इसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया है और इस बार पीएम मोदी ने कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारियों को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे, जहां उन्होंने आज रात्रि विश्राम भी किया था। प्रधानमंत्री 16 फरवरी को वाराणसी दौरे पे आएंगे और इस दौरे में वो कई सारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। फिलहाल वो यहाँ पर चौकाघाट लहरतोरा जो फ्लाईओवर है उस पर निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर चौकाघाट फ्लाईओवर का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ से वो देख रहे हैं कि पुल किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। खुद लगातार मुख्यमंत्री ने इस पुल का खुद इसको समीक्षा की थी और जल्द से जल्द इसको पूरा करने का निर्देश दिया था और शायद मुख्यमंत्री की ही गंभीरता का नतीजा था कि बहुत कम समय में ये पुल बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल ये पुल कैसा है ये आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सीएम के साथ सारे अफसर्स हैं और सीएम इन पुल से जुड़ी हुई जो भी प्लानिंग है उसकी डिटेल्स ले रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं अफसरों से। चलिए अब आपको 2 तस्वीर हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर पुल के निरीक्षण की है, जबकि दूसरी तस्वीर वो है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और खबर है कि निरीक्षण के दौरान सीएम की एक झलक पाने के लिए बच्चे खड़े थे। तभी सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच पहुंच गए और उनका हालचाल जानकर बच्चों को चॉकलेट खिलाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की है। फरवरी 2020 की तस्वीर और 2 तस्वीरें आपको बता दें। यहाँ कहा जिस तरीके से सीएम ने निरीक्षण किया है उस बीच बच्चों से भी वो मिले हैं, उनका हालचाल जाना है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।
चलिए अब आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जब वाराणसी के चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर गिरने से बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुल निर्माण की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ली और समय समय पर निरीक्षण भी किया। अब जाकर पुल जो है पूरी तरीके से तैयार है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 16 तारीख को करेंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर है वाराणसी के चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर की, जिसके गिरने से बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसको वापस दुरुस्त किया गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ली। तो उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बड़ा हादसा हुआ था। तो पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बड़ा हादसा हुआ था वाराणसी में। ये वाराणसी का चौका घाट लहरतारा फ्लाईओवर था जो गिरा था और इसमें कई गाड़ियां इसके नीचे दब गई थी। 15 लोगों की मौत हुई थी। दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पुल निर्माण की मॉनिटरिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। 16 को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा के बाद से संत समाज खुश है, जबकि योगी सरकार ने मुस्लिमों को दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन को भी चिन्हित कर मुस्लिमों को देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इससे मुस्लिम समाज खुश नहीं है, क्योंकि संतों की मांग के अनुरूप योगी सरकार ने 5 एकड़ जमीन अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा से बाहर रौनाही में दी है, जिसका विरोध मुस्लिम समाज ने किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की बात कही थी, जो मिलनी चाहिए। परिक्रमा मार्ग के बाहर अगर मुसलमान को जमीन मिलता है तो दिया जाए। तो मैं योगी जी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि योगी जी ने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बाहर दिया। बशर्ते अब बाबर के नाम पर कोई भी चीज हम लोगों को स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जमीन देने की बात कही है। हमने जमीन अयोध्या में मांगी है, अयोध्या में जमीन लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दिया है और सौहार्द के साथ हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू अपना मंदिर बनावे, मुसलमान हम जो है बनावे मस्जिद। इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। बाबर के नाम का जो है लोग विरोध करते हैं, नहीं बनावेंगे हम। हमें मस्जिद से मतलब है, बाबर के नाम से नहीं मतलब। बाबर आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां एएमयू में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। शर्जील इमाम के समर्थन में एक कैंडल मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि शर्जील इमाम के रिहाई की लगाए रहे हैं तमाम छात्र इस वक्त नारे और पुलिस की लाठीचार्ज में के विरोध में भी ये मार्च निकाला गया है। तो एएमयू में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। शर्जील इमाम के समर्थन में एक कैंडल मार्च निकाला गया है। शर्जील इमाम के रिहाई के लिए छात्रों ने नारेबाजी की है। लाठीचार्ज के विरोध में ये मार्च निकाला गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर भूमि मुआवजे घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई इस घोटाले में एफआईआर दर्ज करे और इस मामले में 11 मई को रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आरोप है कि किसानों की जमीन के बदले मुआवजा कोर्ट को देखरेख में रखा गया है, लेकिन एक बार फिर से अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को दोबारा जमीन का मुआवजा एक दूसरी कंपनी ने दिलाया है, जिसमें से 20% किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दोबारा नहीं मिला। इसको लेकर एक किसान कोर्ट पहुंच गए, जिसके आधार पर अब कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही आदेश दिया है कि जिन भी अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हुआ है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल अधिकारियों ने किसानों को आधार बनाकर करोड़ों रुपए डका लिए थे, लेकिन 20% किसानों को दोबारा कंपनी से लिए गए पैसे अब तक नहीं मिले, जो अब कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, जिस पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं।
तो 1993 में 2,87,14,996 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 7,13,37,504 रुपए किया था और किसानों को मुआवजा दे दिया था। लेकिन धांधली तब हुई जब औद्योगिक विकास निगम ने जमीन पर कब्जा लेकर औद्योगिक ग्रोथ सेंटर ही नहीं बनाया। इस पर किसान खेती करते रहे और फिर 2013 में जमीन को टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को 1120 मेगावाट सुपर थर्मल पावर बनाने प्रोजेक्ट की अनुमति दी। ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का है। 91 में ज़मीन एक्वायर की गई थी ग्रोथ सेंटर के लिए। 4 गांव की ज़मीन इसमें गई थी। आज तक कोई विकास नहीं किया और ज़मीन किसानों को जो मुआवजा उसमें बन रहा था 80% मुआवजा किसानों को दे दिया गया था, 20% मुआवजा रोक लिया गया था। जो पैसा दिया गया है लीगली ये पैसा नहीं दिया गया, ये पैसा केवल उस परिस्थिति देखते हुए ज़मीन कब्जा लेने के लिए दिया गया था। पूरे मामले को CBI के लिए रेफ़र कर दिया। CBI को रेफ़र करते उन्होंने एक आज इसमें जितने भी अधिकारी व्याप्त हैं, लगभग 14-15 अधिकारी इसमें हैं, IAS लेवल के, PCS लेवल के। सबकी पूरी जांच की जाए मामले की और मामले की जांच करके जो भी नामित हों सबके खिलाफ निम्न FIR किया जाए। अब बड़ी खबर झांसी से आ रही है, जहां बांग्लादेशियों को 7 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता से जुड़े थे इन तमाम बांग्लादेशियों के तार। आपको बता दें कि बांग्लादेशियों के पास से नहीं मिले जो 7 लोग हिरासत में ले गए, इनके पास कोई कागजात नहीं मिले हैं। एजेंसियां लगातार इनसे अब पूछताछ कर रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।